जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी, बैंकों ने आज कमाल कर दिया। कल ही जो है वो हम बैंकों के हवाले से बात कर रहे थे और उसके साथ हमने सीमेंट सेक्टर को भी डिस्कस किया था कि किसकी सेल्स और कितना डिविडेंड जो है वो कोई शेयर दे सकता है। तो बैंकों की तरफ से आज परफॉर्मेंस जो है उसमें एचबीएल ने लीड किया। एचबीएल के हवाले से 1-2 खबरें हैं, इंशाल्लाह उसको भी शामिल करेंगे। इसके साथ एजीएल जो है उसके हवाले से कुछ क्वेरीज थी कि चूंकि अब एजीएल जो है वो प्रॉफिट में आया है, तो ये कितना ऊपर जा सकता है, इसके हवाले से जो है वो आज उसका इंशाल्लाह चार्ट भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 2000 पॉइंट्स जो आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो हमें 18 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट अगर हम देखें तो आईजीआई होल्डिंग अच्छी कंपनी है, बड़ा शेयर है, ये अपर कैप हुआ है। इसके साथ एजीएल अब हम इसको कंसीडर करते हैं, उसकी क्या वजह है, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर का शेयर है ना, तो इसलिए उसको कंसीडर करना बनता है। बनीज़ जो है वो फूड सेक्टर का शेयर है, तो सेक्टर वाइज़ देखें तो कुछ परफ़ॉर्मेंस जो है, वो आज हमें नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम गुज़िश्ता 2 दिन की बात करें, तो उसमें कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो थी, वो हमें अपर कैप में नज़र नहीं आ रही थी। एचबीएल कैप हुआ था। मेरा ख़्याल है एडजस्टमेंट के बाद उसमें कुछ थोड़ा बहुत का फ़र्क पड़ गया होगा, कुछ जो है वो पैसों का, उसके बाद उसका ऊपर जो है वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एचबीएल की बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी बैंकिंग सेक्टर में आज उसने, और नेशनल बैंक ने जो है वो लीड किया है। ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस की, तो सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर 1300 पॉइंट्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर लीड किए हुए है, उसके साथ सीमेंट सेक्टर उसको जो है वो कैरी कर रहा है, साथ में इन्वेस्टमेंट है। फिर ऑयल एंड गैस की भी आज थोड़ी-सी वापसी हुई। अभी कल ही मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि ऑयल एंड गैस की जो परफ़ॉर्मेंस थी, उसके बाद वो थोड़ा-सा रुक गया, तो यकीनन लोग सोच रहे होंगे कि अब इसका मामला ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं होता मार्केट के अंदर ना, चीज़ें रुक के चलती हैं। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग की बुनियाद पर लेकर बैठे होते हैं, वो प्रॉफ़िट टेकिंग करते हैं, फिर थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट रुकती है, शेयर्स रुकते हैं। फिर एक नई अपॉर्च्युनिटी जो है वो बनती हुई हमें नज़र आती है। तो ये ट्रेडिंग का सिलसिला जो है ये मार्केट में हर रोज़ जारी रहता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल जो दिन है वो जुमेरात का है, तो जुमे वाले दिन जो है वो हो सकता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जो है वो थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिले। देखिए प्रॉफ़िट टेकिंग क्यों नहीं होगी? ये मैं हम चूँकि हर रोज़ आपके जो है वो कमेंट पढ़ रहे होते हैं। अभी भी ना कमेंट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी यूँ आप कह लीजिए, अ, मेरा ख़्याल है कि शायद वो गैर पार्लिमानी लफ़्ज़ नहीं होगा। बहुत सारी बचगाना चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि हम ये चाहते हैं कि शेयर अब ऊपर ही जाए। मसलन आज एचबीएल ने कैप लगा दिया ना, अब जिसने आज इसको कैप पे खरीदा है वो सोचेगा कि अगर ये कल नीचे चला गया तो मैं तो मारा जाऊँगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई तूने कैप पे खरीदा क्यों? ठीक है ना? तो चीज़ों को देखें, अगर कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई है तो उसको छोड़ दें, नहीं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़िट टेकिंग आएगी तो आप परेशान होंगे। तो चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। अगर हम देखें दूसरी तरफ कि फर्टिलाइज़र ने 22 पॉइंट्स निकाले हैं, तो कोई ख़ास पॉइंट्स जो हैं वो हमें निकलते हुए नज़र नहीं आए, तो मेरा ख़्याल है आज उसको हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए, मार्केट को सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी आज मार्केट की। अच्छा, कल मैंने डाटा आपके साथ डिस्कस किया था सारा का सारा, सीमेंट सेक्टर का, उसकी सेल्स के हवाले से बात हुई, सारा कुछ हुआ, तो हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी कल, तो वो सारी बातें कहने के बाद कहने लगे, "नहीं यार, मेरा दिल जो है वो सीमेंट सेक्टर के डिजिट को मानने को नहीं करता।" तो सारी गुफ्तगू करने के बाद जब उन्होंने इस चीज़ को तय कर दिया कि नहीं, ये जो सारे डिजिट्स हैं या जो बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ इससे थोड़ा-सा मुख़्तलिफ़ हैं। तो बाद में मुझसे पूछते हैं कि डीजी खान लेना चाहिए? तो अब यहाँ से आप हिसाब लगाएँ कि हमारा जो ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट का जो हमारा माइंडसेट है वो क्या है, कि हम पूरी तरह से मुत्तमिन ही नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार जब तुम मुत्तमिन ही नहीं हो तो फिर मैं तुझे क्या बताऊँ कि डीजी खान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, अभी हमारे यहाँ जो है वो पुख्तगी आएगी तो फिर इंशाल्लाह मामलात आगे चलेंगे। लास्ट पे डिस्कस करेंगे जी एजीएल को। कुछ खबरें हैं उसको शामिल करते हैं। पहली खबर जो है वो एमसीबी के हवाले से है कि एमसीबी का जो प्रॉफ़िट है उसमें तकरीबन कुछ 16% की जो है वो कमी वाक़या हुई है। देखें ये ऐसी इतनी बड़ी कोई कमी नहीं है, एक चीज़।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एमसीबी की हिस्ट्री देखें, चाहे उसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसके डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इसकी मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस को देखें, तो एमसीबी एक ऐसा शेयर आपको नज़र आएगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा मार-धाड़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप इसकी हिस्ट्री देख लें, मार्केट के साथ यकीनन ये मूव करने की कोशिश करता है और सेक्टर के साथ चलता है। लेकिन जिस तरह एक स्पाइक्स होती हैं ना, बहुत बड़ी-बड़ी स्पाइक्स, वो आपको कभी भी एमसीबी में नज़र नहीं आती। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना कि ₹29 से अर्निंग जो है वो 25 पे आ गई है, तो अब जो है वो इसके हालात बहुत ख़राब हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैंने सिर्फ़ इसको शामिल किया है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगली खबर जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है, जिसकी कैपिटलाइज़ेशन जो है वो $1 अरब से ऊपर चली गई है। बैंकिंग सेक्टर के बाकी भी शेयर्स हैं जो कि पहले ही हम यहाँ पर जो है वो $1 अरब से ज़्यादा का रखते हैं, जिसमें एचबीएल है, एमसीबी है, इसके साथ मिज़ान बैंक है, यूबीएल है। लेकिन अब जो है इसके साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी भी कैपिटलाइज़ेशन जो है वो $1 अरब से बढ़ गई है। यानी कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, अब इसमें कैपिटलाइज़ेशन जो है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। अब कैपिटलाइज़ेशन क्या होती है, ये दीगर मामलात क्या होते हैं, यकीनन फिर ये एक जो है वो तफ़सील तलफ़ मौज़ू है। अगली खबर जो है वो पीएबीसी के हवाले से अच्छी कंपनी है, कैन्स बनाते हैं, अफ़गानिस्तान को इनकी एक्सपोर्ट है, वो भी बहुत अच्छी है। अब ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने जा रहे हैं और इनकी जो कैपेसिटी है, इसका अगर आउटपुट 1.3 बिलियन कैन्स तक लेकर जाएँगे, तो उसके बाद मामलात जो हैं वो यकीनन जब सेल्स बेहतर होंगी, डिमांड तो है। डिमांड ना सिर्फ़ कि हमारे मुल्क के अंदर है, बल्कि हमसाया ममालिक में भी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि इनकी मोनोपोली है, सिद्दीक टिन प्लेट वाले जो थे ना, उन्होंने किसी दौर में जो काम शुरू किया था ना, असल में आप यूँ कह लीजिए कि ये उसके साथ मिलता-जुलता सा काम है। अब मसला ये है कि सिद्दीक टिन प्लेट वाले जो हैं, उन्होंने अपनी मोनोपोली तो कायम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने काम कोई नहीं किया। इन्होंने चूँकि काम किया, तो ये कंपनी जो है वो आगे निकल गई है। गो के 100% सेम प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ पैकेजिंग। जो टिन की पैकेजिंग है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। तो ये चूँकि ड्रिंक्स वगैरह के हवाले से कैन्स वगैरह बनाते हैं, तो तकरीबन थोड़ा-सा काम जो है इन दोनों का मिलता-जुलता ही है। तो एग्ज़ाम्पल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ देने का मकसद ये था कि जो कंपनीज़ काम करने वाली होती हैं, ना वो सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर जो है वो हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करती कि जी हमें जो है वो कोई सब्सिडी दें तो ताकि हमारा काम चले। तो सब्सिडी वाले लोग जो हैं, वो फिर एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो आप आज देख लें कि एसटीपीएल कहाँ खड़ा है और पीएबीसी जो है, ये कितना ऊपर निकल गया है। तो ऐसी कंपनीज़ जो हैं, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगली खबर जो है, जो कि एचबीएल के हवाले से जिसने आज ना सिर्फ़ के एचबीएल को जो है गो के इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया था, लेकिन इसके साथ ये जो एनसीसीपीएल के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। देखें, एक तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये एमओयू है, एग्रीमेंट नहीं है। अब इसमें ये कैपिटल मार्केट को जो है ये बूस्ट देने जा रहे हैं। अब बेसिकली ये चीज़ क्या है, मामलात क्या हैं? यहाँ यूरोप के अंदर भी ऐसा ही है। ये 2 मिनट मैं आपके लूँगा, फिर हम आप वापस चलेंगे और चार्ट को डिस्कस करेंगे। यूरोप में ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें मेरा अगर किसी भी एक्स, वाई, ज़ेड बैंक के अंदर अकाउंट है, तो मुझे ब्रोकर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा बैंक जो है, वो ही मुझे एक्सेस दे देता है स्टॉक मार्केट के साथ और मेरे ही बैंक अकाउंट के साथ एक छोटा-सा अकाउंट और जो है वो लिंक हो जाता है। मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसा उसमें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, वहाँ से पैसा अपना वापस लेकर आ सकता हूँ और देन मैं जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो शेयर्स की सेल परचेज़ कर सकता हूँ। ये यहाँ का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ये मामलात जो है वो इस तरह से अभी जो है वो पूरी तरह से फ्लरिश नहीं किए, तो अब एचबीएल जो है वो ये काम करना चाह रहा है कि जिसमें क्लीयरिंग जो है वो एनसीसीपीएल करे और साथ में जो है ये ब्रिज का काम करे और अपने क्लाइंट्स जो हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस दे मार्केट की। अभी ये काम हुआ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एमओयू साइन हुआ है। एग्रीमेंट कब तक बनता है, ये अभी नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये काम हो जाता है, तो एचबीएल की यकीनन जो कारकर्दगी है, प्रॉफ़िटेबिलिटी के हवाले से वो बहुत बढ़ सकती है। चूँकि जो ब्रोकर का जो काम होता है, वो जो कमीशन लेता है, वो भी एचबीएल को जाएगा और इसके साथ-साथ एचबीएल का जो जो उसका जो कस्टमर साइज़ है, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब लोगों को एक और फैसिलिटी जो है वो थ्रू उनके
बैंक अकाउंट के मिलनी शुरू हो जाएगी, तो फिर यकीनन लोग उस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना पसंद करेंगे। तो ये सिर्फ़ मैंने जो है वो आपसे गुज़ारिश ये क करने की कोशिश की है कि असल में ये खबर है क्या? लेकिन अभी सिर्फ़ एमओयू तक है। जब कभी जो है वो ये बेल जो है वो चढ़ेगी, तो फिर देखेंगे मामला कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि एचबीएल का नाम चल रहा है, रिज़ल्ट भी अच्छा आया, उसके साथ इस खबर ने भी उसको बूस्ट किया है। तो देखते हैं कहाँ तक सिलसिला चलता है। लेकिन एक मर्तबा फिर आपको याद दहानी करवाता चलूँ, एमओयू है, एग्रीमेंट नहीं है। आगे चलते हैं जी। हमारी जो सर्विसेज़ हैं, उसमें डे ट्रेड की सर्विस है, स्विंग ट्रेड की है, इन्वेस्टमेंट की है। माफ़ कीजिएगा। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, जो डे ट्रेड है, इसमें आपको सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। ड्यूरिंग द डे बाय सेल की कॉल्स दी जाती हैं। अब देखिए ना, बात ये है कि आज हमने गेल बहुत अच्छा ट्रेड किया। आज जो है मज़े की बात ये है कि हमने चकवाल स्पिनिंग में भी ट्रेड किया। दे बात करने का मकसद ये है कि हम हैं ट्रेडर। हमने तो देखना है कि कहाँ से ट्रेड बन सकती है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है। हमें वहाँ पे मूव बनती हुई नज़र आई, हमने कहा जी खरीदें। ये जो है वो अच्छा प्रॉफ़िट दे सकता है और उसने अच्छा प्रॉफ़िट दिया। तो ड्यूरिंग द डे अगर आपने काम करना है, स्क्रीन के आगे बैठना है, तो फिर डे ट्रेड है। उसके अलावा स्विंग ट्रेड है, इसमें ड्यूरिंग द डे कॉल नहीं दी जाती हैं। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कॉल दी जाती हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आपको कॉल दी जाए। तीसरा जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। जो कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शेयर्स रिकमेंड किए जाते हैं जो कि डिविडेंड पेइंग है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एजीएल का चार्ट। एजीएल जो है वो चूंकि नया नया प्रॉफिट में आया है, तो अब लोगों ने खुशी में आ गया जिसको खरीदा और ये अपर कैप हुआ है। देखिए राइट एट द मोमेंट मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर जो भी चार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इवन के वो हमारा कैंडल स्टिक होती है, इंडेक्स का चार्ट डिस्कस करता हूँ, तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि यार ये मैं काम करता हूँ इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। उसके बाद उसने आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो इन्वेस्टमेंट के मामलात होते हैं। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमारा ग्रुप भी है, तो उसमें हमारे मामलात भी डिफरेंट है। उसको फिर हम इस तरह से लेकर नहीं चल रहे होते। तो ये मामला चूंकि प्योर जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। देखिए राइट एट द मोमेंट जो है इसके पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो इसका जोन है जो कि अराउंड कोई 75 के अराउंड का है, यानी कि ये 74 से लेकर कुछ 78 तक का ₹4 का इसका जोन बनता है, जहां तक ये मुमकिन तौर पर जा सकता है। उसके बाद ये जब इस ज़ोन को ब्रेक करेगा, अभी चंद दिन पहले जो था वो मैंने आपसे स्पेल का चार्ट किया था, डिस्कस किया था, तो उसमें क्या सिचुएशन थी? उसमें उसने डबल टॉप बनाया, फिर उसके बाद उसने ट्रिपल टॉप बनाया और उसके बाद वो यहाँ पर जो था वो ट्रेड कर रहा था, राइट? सेम यही चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो यही चीज़ है कि जब तक ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, मैं बहुत लंबी उम्मीद लगाने वाला बंदा नहीं हूँ, खास तौर पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन इन्वेस्टमेंट के मामला डिफरेंट होते हैं। तो अभी चूंकि बात हो रही है सिर्फ उस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 75 77 तक का जो टारगेट है वो इसमें रखा जा सकता है। लेकिन मैं किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहा। आपने अपना फैसला जो है वो अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक करना है। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कल जो था वो हमने आपसे जो गुजारिश की थी वो ये थी कि मार्केट ने जो रेजिस्टेंस दी थी, उस रेजिस्टेंस की बुनियाद पर हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि मार्केट को देखेंगे कल ओपनिंग कैसे होती है। अगर तो मार्केट की ओपनिंग जो है वो इस रेजिस्टेंस के नीचे हो, तो देन आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है जो कि अराउंड कोई 1,42,700 की है, तो फिर मार्केट में से कुछ 400-500 पॉइंट्स जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन आज अच्छी बात ये रही कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग दी। तो हमारा तो जो है वो स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे ही जो है वो रेजिस्टेंस क्रॉस होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रेजिस्टेंस के नीचे होता है। अब मार्केट ने ना सिर्फ कि उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बल्कि उससे अगला टारगेट जो हम देख रहे थे अराउंड कोई 1,44,800 के अराउंड का जो रेजिस्टेंस थी, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो 146,000 का जोन बन रहा है।
लेकिन देखिए अगेन बात फिर वही है। अब आप हर जो नीचे मार्केट की मूव है उसको देखें। मार्केट जो है वो यहाँ पर आई, उसने रेजिस्टेंस के करीब जो है वो थोड़ा-सा ब्रेक किया, फिर उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहाँ पर स्टे किया, फिर उसने जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। आज फिर जो है उसने यहाँ पर स्टे किया, फिर उसने जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो ये होता है। अब ये जो फेज़ होता है ना मार्केट के या शेयर के रुकने का, हमारे यहाँ लोग ना इसको पसंद नहीं करते। हालाँकि इसके बगैर मार्केट नहीं होती यार, उसको मार्केट नहीं कह सकते। सो सिंपल इज़ दैट, हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 100 और 146,000 की है। सपोर्ट हमारे पास जो है वो 105,000 की है। सिंपल सी बात है। कल सुबह देखें कि मार्केट जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। अब ये कहना है जी कि मार्केट जो है वो कल जो है वो सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाएगी। तो अल्लाह करे कि कर जाए जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट हमेशा रुक के चलती है, अपने आप को कंसोलिडेट करके चलती है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम पर चले या बड़े टाइम फ्रेम पर चले। तो छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक रेजिस्टेंस 146,000 है, मार्केट यहाँ पर जाए तो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अगर मार्केट नीचे आती है तो अगेन मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 145,000 की है। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ये ब्रेक करती है तो फिर मार्केट अपने इस जोन जो है इसमें सस्टेन करने की कोशिश करेगी। अभी फिलहाल मार्केट का मोमेंटम बहुत अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो 146,000 को इजीली टच कर सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो भी दोस्त अहबाब हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाएंगे, उनको हम जो है वो सेशन देंगे एक फ्री। उसके अंदर जो है उनके छोटे-छोटे से सवाल होते हैं यार, कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मैंने जो है वो लॉट साइज़ क्या रखना है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमने ये फैसला किया है कि 1 महीने के अंदर जितने भी लोग हमारे पास अकाउंट ओपन करवाया करेंगे, अम, मंथ के लास्ट पर या नेक्स्ट मंथ के आगाज़ पर जो है वो हम उनको एक सेशन दे दिया करेंगे, ताकि ये छोटे-छोटे से सवाल जो है वो उनके क्लियर हो सकें। तो जिन लोगों ने हमारे पास जुलाई के महीने में अकाउंट ओपन करवाया था, इस वीकेंड पर जो पहला सैटरडे आ रहा है 2 दिन के बाद, इंशाल्लाह उनको जो है वो एक फ्री सेशन दिया जाएगा, जिसमें वो सवाल भी पूछ सकेंगे और छोटी-छोटी सी बातें जो है वो इंशाल्लाह उनके साथ शेयर की जाएँगी। अगर आप भी हमारे पास अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो जो नंबर है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप राब्ता फरमाइए और फ्री सेशन का आप भी फ़ायदा उठाइए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।